रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती है। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूँगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूँ ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूँ मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूँ? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूँ और ना ही करूँगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता।
अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहे तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूँ तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। एक दिन राधिका और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें। अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी, वो भी जल्दी आ जाएंगे। मेरी अभी फोन पर बात हुई थी। आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ दो चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं।
ये सास बहू बड़ी चालाक है। कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका! राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी बस बिजली कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है। शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी इस वक्त अचानक वो पहुँच भी नहीं पाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है। वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है। सुनिए जी, देखिए तो खिड़की के पास कोई है। मुझे लगता है चोर है। अरे इसका पति तो घर पर है। नहीं नहीं, वो बाहर गया हुआ है। मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था। तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर। मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे लगता है इसका पति आ गया है। ये दोनों अकेली नहीं है। भोलू की जानकारी तो गलत थी। भागो! चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे निडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर, आपको मेरी सासू माँ ने फोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और निडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद। माँ, टिफिन तो देना जरा। बेटा, अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है। माँ से नहीं, अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता, टिफिन ले आओ। एक किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी, तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है
लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को। उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। होना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया?
केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे। लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ सही पकड़े हैं, हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। 3 सास। ममता की 3 सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहाँ आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो, जानती हो ना मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है, 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी रहने दो ना, अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो, जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरे सारे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी देखकर राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया, इतने मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सास नहीं झेली जाती और मेरे पास तो 3-3 सास है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है, क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें। जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। अरे तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, है ना, आइए आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है, बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहाँ माँ आ जाती है। अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी की बात खुद ही करेगी।
हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। वाह वाह, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे। हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये? क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ। लड़की? वाह बुआ वाह। चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता नहीं इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा, ना, किसी गाय वाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की। जी वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है। तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतम क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है, देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है? अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ तो सोचा इसकी शादी करवाकर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूँ। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी। सरिता के घर में 3 बेटियां थी, 2 नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई, अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची, और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं?
तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार, जिम्मेदारी मेरी नहीं पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना। हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना। चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भाई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है? क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मछली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी, जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा, जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ तुम भी जाओ पापा के साथ। दोनों पति पत्नी बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है। अरे भाई साहब, नई कार, यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते। ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं? चलिए चलिए जाइए, नई कार का मजा लीजिए।
अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहाँ उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे दे, दो दो कार थी आप लोगों की, कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? 2 बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए। अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते हैं। काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता। की सास पार्ट 1। जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा की जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो, कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात, इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकलकर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूं। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना, अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त
मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो। मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप ही याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। ओ क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा। तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ।
धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट